मुझे ना बचपन से ही पेड़ बहुत पसंद है। पेड़ों में बंदरों की तरह इधर से उधर और उधर से इधर लटकते रहना मेरा शौक है। लेकिन मेरी माँ कहती है बेटी 30 साल से ऊपर हो गई है, कब तक पढ़ती रहेगी? तुझे बंदरों की नहीं, तुझे तो इंसानों की जरूरत है। किसी इंसान को पकड़ के शादी कर ले, शादी कर ले, अरे शादी कर ले। शादी, ये शादी कौन करता है? नहीं, मेरा मतलब है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि हम इंसान ना होकर बंदर ही हो गए। कम से कम ये शादी करने का टेंशन तो नहीं होता। खैर, मैं तो बस चाहती हूँ कि मैं जंगली बंदर की तरह एक डाल से दूसरे डाल और एक किताब से दूसरे किताब लटकते फिरूं, अरे बस लटकते ही फिरूं और जोर जोर से चिल्लाते रहूं। वैसे आई एम डॉक्टर मानवी बड़ा और आप जिस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए आए हैं ना, उसकी प्रेजेंटर मैं ही हूं। वैसे मैं इन्वायरमेंटल रिसर्चर हूं। बहुत जोर का लग रहा है। जिसे मॉडर्न भाषा में हम लोग बिग बैंग कहते हैं। लेकिन हम आदिवासी लोग उसे प्रकृति का पहला स्टेप मानते हैं, जिसमें आकाश ने धरती से मिलन किया। उस एक शब्द में, एक शक्ति में सब कुछ छिपा हुआ। रोशनी, गर्मी और जीवन का बीज। फिर वक्त बीता, करोड़ों साल, फिर तारे बने, ग्रह बने, फिर पृथ्वी, जिसे हम धरती कहते हैं, धरती मां। हाँ, तो उस धरती में पानी था, हवा थी, अग्नि थी, और सबसे खास बात शक्ति थी जीवन को जन्म देने की। उसी धरती ने सबसे पहले पौधा पैदा किया, फिर झाड़ियां, फिर वृक्ष और फिर जंगल। उस जंगल के बाद पहले जल के जीवन,
विथल गई। मानो मानो प्रकृति ने अपने हाथों से इन जीवों को तराशा हुआ और फिर कई हजार साल बाद इंसान आया। और जब उस इंसान ने जंगल में अपनी आंखें खोली तो उसने महसूस किया कि वो प्रकृति का हिस्सा है, मालिक नहीं है। हमारे पूर्वजों ने पत्थर से औजार बनाए, जंगल में जाकर शिकार किया, लेकिन उनका आशीर्वाद भी लिया, उनके लिए गीत गाया, क्योंकि धरती हमारे लिए कोई वस्तु नहीं है, वो तो देवी है। हर नदी एक कहानी है, हर पहाड़ एक देवता है और हर वृक्ष एक रक्षक है। जब इंसानों ने शहरों में अपने आप को बंद किया, उस वक्त हम आदिवासियों ने वनों में जाकर रहना चुना, क्योंकि हम जानते थे कि प्रकृति के साथ जुड़कर रहना ही असली जीवन जीना है।
जो हो रहा है ना, ये मेरे पास में भी नहीं। आजकल बाहर निकलो तो लगता है जैसे जैसे तंदूर पर पैर रखी हो। अब तो मेरी परछाई भी मुझे कहती है, भाई मैं अंदर ही रहती, तुम जाओ। पहले मौसम में 4 मौसम हुआ करते थे, सर्दी, गर्मी, बारिश और बसंती हवा। अब 4 मौसम होते हैं। गर्मी, तेज गर्मी, ओ माय गॉड, और बिन बुलाए मेहमान यानी तूफान। आजकल तो क्लाइमेट चेंज को देखिए ना, साइंटिस्ट भी बोलते हैं कि हमें कार्बन एमिशन कम कर देना चाहिए। नेता बोलते हैं कि हमें प्लास्टिक को बैन कर देना चाहिए, और अमीर लोग तो मंगल ग्रह में घर बनाने की सोच रहे हैं। जैसे ही धरती तंदूर बनेगी, वैसे ही वो ऊपर से ट्वीट करके पूछेंगे, यो सब बढ़िया। आजकल तो समुद्र भी इतना गर्म हो चुका है कि उसमें रहने वाले डॉल्फिन भी बोलती है कि भाई बात तब तो तैयार है, मसाज करते हैं। और एसी, एसी तो लग्जरी, लग्जरी नो, लग्जरी, वो इंसान की जरूरत नहीं, बल्कि वो तो स्टेटस, लोगों की आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। फोर, हेलो, कौन बोल रहा है भाई? भगवान बोल रहे हैं। भगवान? अरे मैडम, हम आपके ऊपर वाले फ्लैट से भगवान हाथ बोल रहे हैं। अरे मैडम, क्या बोले? हम नौटंकी वाले बोल रहे हैं। हमारा एक एक्टर जिसको एकलव्य का रोल करना था, वो गायब हो गया। बहुत ढूंढा उसे। अब मैडम, हमारा एकलव्य ही गायब हो गया तो एकलव्य का अंगूठा काटने वाला सीन कैसे दिखाएंगे? हाँ तो भाई मुझे भी कॉल किया है, एकलव्य का सीन हटा दो ना। क्या बात कर रही है? ऐसे कैसे वो सीन हटा दें? मैडम, वो गजब का सीन है, ऑडियंस पागल हो जाती है। उस सीन में जो तालियां, जो सीटियां, हाय 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 हाय, it is one of the main selling point of our show। और हमने सुना है आप अच्छे नौटंकीबाज हैं, कर लीजिए ना ये रोल। अरे भाई एकलव्य नहीं मिल रहा तो किसी और कैरेक्टर का अंगूठा कटवा दो, मुझे क्यों कॉल किया? अरे मैडम, आप समझ नहीं रही, एकलव्य का अंगूठा कितना इंपॉर्टेंट है नाटक के लिए। और हमारे मैथोलॉजी में भी देखें तो एकलव्य का अंगूठा काटना कितना जरूरी था महाभारत की स्टोरी को सक्सेसफुल बनाने में, द्रोणाचार्य और अर्जुन का वर्चस्व बचाने में। अगर एकलव्य का अंगूठा नहीं काटा जाता उस समय, तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता। एकलव्य एक जंगली वनवास हरा कर टॉप पर चला जाता मैडम, जात पात की खिचड़ी बन जाती और हमारी परम सभ्यता की अशुद्धि हो जाती। राम 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 राम, सोचना ही भयानक है। अरे मैडम, प्लीज बचा लीजिए हमें, अपना थोड़ा सा टाइम सेक्रीफाइस करके आ जाइए ना एकलव्य का अंगूठा कटवाने। आपको इस रोल में 500 रुपीज भी देंगे। मतलब मैं अपनी पढ़ाई लिखाई, अपना पूरा रिसर्च छोड़ के तुम्हारे नाटक में अपना अंगूठा कटवाने के लिए आओ? हट, बोल रहा है? मैडम ने तो डांट दिया।
वैसे वो भगवान सही बोल रहा था। अगर एकलव्य का अंगूठा ना कटा होता तो शायद आज वो टॉप का धनुष होता। ये द्रोणाचार्य ने भी पॉलिटिक्स से दिया यार। मतलब अंगूठा ही काट लिया। छे। वैसे अंगूठा तो हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। यकीन नहीं होता? सच में यकीन नहीं होता? अच्छा ठीक है, मान लेते हैं 30 मिनट के लिए आप सभी लोग अपने अंगूठे का इस्तेमाल करना बंद कर दो। फिर देखिए क्या होता है। अरे भाई, बिना अंगूठे के अपना मोबाइल का स्क्रीन ना ये स्क्रॉलर पर स्क्रॉल डाउन कैसे करोगे हैं? डियर माधवी, कैसी हो? उम्मीद है तुम अच्छी हो। आज ऑफिस में बैठकर अपने रिसर्च पर काम कर रहा था कि एवोल्यूशनरी ह्यूमन साइंस पर एक अच्छा आर्टिकल है। वो पढ़ते ही तुम्हारी याद है। मुझे मालूम है ये चिट्ठी देख के तुम्हें हैरानी हुई, क्योंकि कई सालों से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई और मेरी वजह से तुम्हारे साथ जो हुआ उसके बाद मेरी भी कभी हिम्मत नहीं हुई तुमसे मिलकर बात करने, इसलिए तुम्हें चिट्ठी लिखा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मुझे बहुत बुरा लगा था कि ये पोजीशन जिस पर मैं आया तो तुम्हें नहीं मिली। शायद तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी की जरूरत मुझसे ज्यादा थी, पर हमारे डिपार्टमेंट के लोगों ने तुम्हारी काबिलियत की जगह तुम्हारे रहन सहन को तुम्हें जंगली बोलकर तुम्हें इस पोजीशन के लायक है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत करीब से जानता हूँ। याद है हम लोग यूनिवर्सिटी के दिनों में अपना गोल्डफिश का डिब्बा कमरे में छुपा के कैसे लोगों से बीड़ी मार मार कर किया करते थे, कैसे क्लासेस बंद करके प्रोटेस्ट में जाते थे, घंटों उस मुद्दे पर बातचीत किया करते थे, प्रोटेस्ट के लिए नाटक बनाते थे, साथ में गाने लिखते थे। और मैं भी ये मानता हूँ कि तुमसे अच्छा रिसर्च स्कॉलर कोई नहीं होता। अरे तुम हमारी एनसाइक्लोपीडिया, लाइब्रेरी में कौन सी किताब कहाँ पढ़ी है हम लोग तुमसे पूछते थे। तुम्हारी एनर्जी और एंथुसियाज्म हमको भी पढ़ने और प्रोटेस्ट के लिए मोटिवेट करती। ये बहुत ही गलत था कि सिर्फ तुम्हारे असभ्य तौर तरीकों की वजह से तुम्हारे करियर लॉस। अरे इन सब चीजों पे तो काम किया जा सकता है। आज और तुम अपने तौर तरीके भी सुधार लेंगे। जब भी उस बारे में सोचता हूँ तो बहुत रख दे, खड़ा करो स्टैंड। चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ। आई मीन सब कुछ अच्छे के लिए तो होता है। यहाँ बहुत पॉलिटिक्स है यार। यहाँ का माहौल मैं तो हैंडल कर भी लेता हूँ सब, पर तुम एक लड़की हो के ये सब हैंडल नहीं कर पाते। चलो उम्मीद है तुम जहाँ होगी खुश हो और पूरे उत्साह के साथ अपना काम कर रहे हो। तुम्हारा दोस्त खुश हो। वो चिट दे दो। ये सेट होगा उसमें।
पूछती हूँ कि जब हमारी जमीन हमसे छीन ली गई, जब हमारे दस्तावेजों को उजाड़ दिया गया, जब हमारे इतिहास को सिर्फ एक फोक का नाम कहकर किसी कोने में रख दिया गया, आपके एकेडमिक्स में रिसर्च की कमी नहीं थी, या आपके एकेडमिक्स में इंसानियत की कमी? हमारा ज्ञान नहीं, हमारा वजूद नहीं, हमारा इतिहास नहीं। ये गर्मी इतनी बड़ी है ना, यहाँ जलती है, यहाँ बंद किया कि बंदूक उठाए, पर यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर ने मुझे समझाया था कि बंदूक उठाने से ज्यादा ताकत कलम उठाने में। इसने कलम उठाया और लिखती चली गई, और तब तक लिखती रहूंगी जब तक मेरे शब्द हमारा इतिहास न रच दे, हमारे अस्तित्व को वापस सम्मान न मिल जाए। और मेरा रिसर्च मकसद नहीं,
है बहुत अच्छा उठाया गया और इसको रेगुलर करना पड़ेगा और डीपली। हालांकि सिंगल आर्टिस्ट का ये कमाल रहा, ये मानना पड़ेगा। उनके पास में जो कलेक्शन थे, उनके पास में जो सीमित संसाधन थे, उसमें उन्होंने जो परफॉर्म किया बहुत ही अद्भुत। बेशक, थैंक यू। लगा। इनफैक्ट हम शुरू से ही देखना चाह रहे थे मगर फंस गए थे थोड़ा कहीं पर। अपने ही लोग हैं, मुसीबत में हैं तो उनका साथ तो देना ही था। तो उसी में मेरे ख्याल से काफी 15-20 मिनट का बच गया था उस समय हम घुस पाए तो। मगर समझ में आ गया कि थोड़ा बहुत पहले से भी जानकारी दी हुई थी और इतना अच्छे तरह से उन्होंने वो बात को रखा जो एक आदिवासी, एक आम आदिवासी को फेस करना पड़ता है, चाहे वो आपका अपने ही गांव घर में हो या फिर वो किसी महानगर में गया हो। उसको जिस तरह का हमेशा संघर्ष करना पड़ता है अपनी पहचान को स्थापित करने के लिए। परफॉर्मेंस देखा, कैसा लगा देखा? बहुत ही अच्छा लगा और मतलब आदिवासी संस्कृति के बारे में बताया गया है कि कैसे सिमटता जा रहा है सारा कुछ। तो बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस किया उन्होंने, बहुत अच्छा लगा देख करके। मतलब जड़ से जुड़ा हुआ चीज जो दिखाया जा रहा है कि किस तरह से एक आदिवासी समाज फील कर रहा है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था उनका, बहुत अच्छा लगा। आपको मैडम? हमको भी बहुत अच्छा लगा। हम लोग युवा लोग को भी अपना संस्कृति सबको जानते रहना चाहिए। तो आज भी जो नए बच्चे लोग आ रहे हैं सब ये सबको छोड़ते जा रहे हैं, पीछे छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन इस सबसे जुड़ना चाहिए। बहुत अच्छा लगा देखकर। परफॉर्मेंस देखा, कैसा लगा परफॉर्मेंस? ये एक चुनौती है हमारे लिए अपने जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए, और इसमें जो परफॉर्मेंस था वो हमारे अस्तित्व की बात को उन्होंने रखा और अस्तित्व खतरे में है। और अभी एक हम में से जो भी दर्शकगण थे, हमारे लिए एक प्रश्न है कि हम कैसे अपने जल जंगल जमीन और अपने अस्तित्व को बचाएं, सभ्यता को बिना पीछे छोड़े सभ्यता के साथ में कैसे अपना अस्तित्व की रक्षा करें। और इसमें हमें जागरूक होने की बात जरूरत है, और जब तक हम जागरूक नहीं होंगे शिक्षा के क्षेत्र में और अन्य सांस्कृतिक क्षेत्र में और एनवायरनमेंट में जो भी घटनाएं घट रही हैं उसके प्रति हम सजग नहीं रहेंगे और उसके प्रति हमारे संवेदनशील नहीं होंगे तो हम अस्तित्व की रक्षा नहीं कर पाएंगे। वो शिक्षा में से आती है जी जी। एनएसडी में जाने का सपना कैसे आपने पाला? पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं झारखंड से हूँ, लेकिन मैं पैदा और पली बड़ी मैं दिल्ली में हूँ। तो मेरे माँ बाप जो हैं वो झारखंड से हैं और गुमला से हैं। तो मुझे पहले तो थिएटर के बारे में पता नहीं था स्कूल में, तो मुझे नहीं पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो लेकिन जैसे ही मैं कॉलेज में गई, थोड़ा सा आगे लोगों के साथ जुड़ी, काम किया, तो मुझे समझ में आया कि थिएटर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो उस इंटरेस्ट के साथ मैंने काम करना शुरू किया, और जब काम करना शुरू किया और धीरे धीरे मुझे मालूम चला कि नहीं, थिएटर एक सिर्फ परफॉर्मिंग वाला एरिया नहीं है। मतलब कि उसे हम थिएटर एंड एजुकेशन से भी कैसे देख सकते हैं, उसे एक सेल्फ डेवलपमेंट से कैसे देख सकते हैं। थिएटर का मकसद सिर्फ परफॉर्मेंस या एक्टिंग करना नहीं है। थिएटर में हम लोग राइटिंग में काम करते हैं, हम डायरेक्शन में काम करते हैं, हम थॉट प्रोसेस पे काम करते हैं, हम विचारों पे काम करते हैं। तो वही चीजें बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है थिएटर को। तो मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर सभी को करना चाहिए। और हाँ, आपकी प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई किस स्कूल में? जी मैं केंद्रीय विद्यालय स्कूल से पढ़ी हूँ दिल्ली में। उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया है, फिर उसके बाद मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ी। आपके पिताजी माताजी क्या करते हैं? मेरी माताजी हाउसवाइफ हैं और पिताजी यूपीएससी में थे पहले, अभी रिटायर हो चुके हैं। जी जी। आगे का कोई प्लानिंग है? प्लानिंग तो है, जैसे मैं दिल्ली में ही थिएटर करती हूँ, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि मुझे झारखंड में भी थिएटर करना चाहिए, क्योंकि झारखंड में मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर की थोड़ी सी कमी है। लोग हैं यहाँ पे, काम करते हैं, और लेकिन मुझे ऐसा लगता है तब भी काम होना चाहिए और होना चाहिए, ताकि लोग यहाँ के कलाकार झारखंड से अपने आप को प्रेजेंट कर पाए और जगह में भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि झारखंड में वर्कशॉप होनी चाहिए और
टीचिंग भी होना चाहिए थिएटर को लेके, जिससे कि लोग जुड़ पाए, और सिर्फ युवा नहीं, बच्चे भी जुड़ पाए, ताकि वो ताकि थिएटर एजुकेशन के जगह से वो अपना सेल्फ डेवलपमेंट कर पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर अभी और डेवलप होना चाहिए झारखंड में। आर्ट फॉर सोशल चेंज, आर्ट फॉर आर्ट फॉर्म भी और सोशल चेंज भी, क्योंकि आर्ट फॉर्म सोशल चेंज से हम डिफरेंट नहीं है, मतलब हमें ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं सिमिलर है। झारखंड में कई तरह की समस्याएं हैं, खासकर आदिवासी समाज के सामने। जी जी डिस्प्लेसमेंट तो है ही है, कल्चरल डिप्राइवेशन का भी शिकार हुए हो रहे हैं। जी जंगल जमीन की समस्या भी अपनी जगह है, तमाम तरह की कुप्रथाएं भी हैं, जिसमें डायन बिसाही की भी जी चर्चा है। जी। तो इन मुद्दों को लेकर क्या कोई अभियान चलाएंगी आप? देखिए, अभियान तो ऐसे नहीं बोल सकते कि हम अभियान चलाएंगे। हम ये बोल रहे हैं कि कला एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह में है, कि कला की ताकत ये है कि आप अपनी बात रख पाते हैं। तो जब आप अपनी बात रख पाते हैं तो लोगों तक वो पहुंचती है। तो कला के माध्यम से हम सोशल चेंज या अपनी बात को कैसे रख पाते हैं, वो सबसे ज्यादा जबरदस्त चीज होती है कला में। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि जो सोशल चीजें हैं, जो लोग कह रहे हैं, जैसे आपने कहा कि डायन की जो कुप्रथाएं हैं यहाँ पर, उसको हम थिएटर के थ्रू, कहानियों के थ्रू कैसे दिखा सकते हैं समाज में, ताकि लोगों को जागरूकता बने, लोग समझ पाए कि हाँ, समाज में ये सारी चीजें हो रही हैं जो कि सही नहीं है। तो थिएटर उसमें एक अहम रोल निभाता है। तो थिएटर की ताकत है कि वो समाज से कैसे जुड़ पाता है, और समाज में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको कैसे देख पाता है। आदिवासी समाज के बारे में माना जाता है कि संकोची होते हैं, बाहरी दुनिया से मेल करना पसंद नहीं करते हैं। उस हालत में जो आदिवासी समाज के दूसरे युवा हैं, उनके लिए थिएटर कितनी बड़ी चुनौती है? आदिवासी समाज के लिए थिएटर तो बहुत जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम आदिवासी लोग आर्ट और कल्चर में पीछे नहीं है, पीछे बिल्कुल पीछे नहीं है। हमारा आर्ट, हमारे पास म्यूजिक है, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, कहानियां हैं, जो कि हम रंगमंच में लेकर आ सकते हैं। बस फर्क इतना है कि हमें कितना स्पेस मिल रहा है, वो सबसे बड़ा सवाल है। अगर हमें वो स्पेस मिलता है और हमें वो जगह मिलता है, तो हम उसे प्रस्तुत कर सकते हैं। हमारा आर्ट, हमारा जितना भी कहानियां हैं, हम लोग के सामने ला सकते हैं। तो हमें लगता है कि हमारे पास कहानियों की कमी नहीं है, और आदिवासी समाज में तो कहानियों की कमी हो ही नहीं सकती, मुझे ऐसा लगता है। तो हमें जगह चाहिए, और जब जगह मिलेगी तो हम अपनी कहानियों को आगे कर पाएंगे, हम अपने गानों को आगे कर पाएंगे, जो लोगों के सामने नहीं है अभी। और जब हम उसे आगे दिखाएंगे तो लोगों को पता लगेगा, सिर्फ गानों के बारे में नहीं, हम बल्कि हमारी पहचान के बारे में भी, कि हमारा अस्तित्व क्या है, हमारी पहचान क्या है, हम कौन लोग हैं, हम कौन आदिवासी लोग हैं। तो कला के क्षेत्र से ही मालूम चल पाएगा कि हम आदिवासी लोग हैं कौन दरअसल। थैंक यू। संस्कृति के क्षेत्र में काम करना कितनी बड़ी चुनौती? सर, सवाल तो काफी गंभीर पूछे हैं, और चुनौती तो है ही। और कहा जाए, अगर हम इंसान जिस समय से गर्भ काल में रहते हैं, उस समय से हमारी चुनौती शुरू हो जाती है। और खास करके आर्ट कल्चर की बात कहें, और कदम कदम हर स्टेप में यहाँ चुनौती है। अब जैसे कि यहाँ ही हम जो भी शो किया गया, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, हॉल से लेकर के साउंड से लेकर लाइट्स को लेकर के, बहुत लाइट्स भी हम लोग कटौती कर दिए, साउंड को भी हम लोग कटौती कर दिए। बहुत सारी चीजें थी, जो प्रॉपर्टी थी, उनको हम लोग कटौती कर दिए। तो कहीं ना कहीं जो नाटक भव्यता दिखनी चाहिए, वो हम लोग नाटक तो ये अच्छा किया, हमारा जो कहने का जो तरीका था, जो संदेश था, उन्होंने हम लोग किया, लेकिन उसको एक ड्रामा क्रिएट नहीं कर पाए। एज ए कॉस्ट्यूम, लाइट, बहुत सारी चीजें हैं। तो एक मेरी तरफ से ये होगा, सरकार से भी गुजारिश होगी, या कोई एनजीओ संस्था से भी एक निवेदन होगा कि झारखंड में जितने भी आर्टिस्ट हैं, उनके लिए ऐसी योजना बहाल करने की जरूरत है, ताकि आर्ट कला जीवित रह पाए। अगर हम कलाकारी जीवित नहीं रह पाए, तो कला और संस्कृति बचना मुश्किल है। तो एक ऐसी रणनीति की जरूरत है, ताकि हम कलाकार अपनी मांदर टंगाने से, हम कलाकार ढोल ढाक टंगाने से गर्व होना चाहिए। ये गर्व तभी होगा जब हम एकेडमिक रूप में सोचेंगे। चाहे छोटी से छोटी म्यूजिक की बात करें, तो हमको ऐसा लगता है कि नर्सरी से लेकर टॉप
लेवल का एजुकेशन होता है वहाँ तक इसको ऐड करना चाहिए, ताकि सभी बच्चे लोग जो युवा हैं वो अपने गर्व से अपने म्यूजिक को सीख पाएं और इसको करियर आगे बना पाएं। कला के प्रति आपने रुझान कहाँ से पैदा? सर कला तो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन बचपन में हम पत्थर से म्यूजिक बजाया करते थे, बैम्बू से हम लोग ऐसे बाह में रख करके गांव में जब हुआ करते थे तो मम्मी पापा लोग स्कूल आने के बाद में जब बकरी चराना बोल करके बोलते थे तो हम लोग जाते थे, पूरा टीम रहता था तो हम लोग बैम्बू ऐसे लगा करके और उसमें म्यूजिक बजाते थे और ऊंचे पत्थर में चढ़ के गाना गाया करते थे, पेड़ में चढ़ के गाना गाया करते थे। तो उसमें हमें समझ में नहीं आया कि मेरे अंदर ये कलाकारी है, और जो म्यूजिक बजाना हम लोग बचपन में ही मेरे बाप दादा पुरखा तो सिखा दिए। उसकी वजह से हम मुझे गर्व होता है कि कहीं भी हम मांदर बजा लेते हैं, ढाक बजा लेते हैं, और आज खुशी होता है कि जो हम गांव में सीखे, जो लोग बोलते हैं कि मांदर से क्या होगा, ढोल नगाड़ा बजाने से क्या होगा, जो सहनाई से क्या होगा, लेकिन आज मुझे प्राउड होता है कि मांदर ढोल ढाक की वजह से मैं झारखंड से दिल्ली तक गया, और झारखंड में हम लोग से भारत के जो जनजातीय कार्य मंत्रालय की तरफ से जो झांकी हुई थी, पूरे टीम की तरफ से हम लोग द बेस्ट झांकी हम लोग खिताब जिताए। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ? सर मेरी पढ़ाई लिखाई बचपन से गांव से स्टार्ट हुई, फिर मिडिल क्लास बालूमात सेरेगढ़ा, फिर बालूमात, इसके बाद हम रांची आए और यहाँ पढ़ाई की। और मुझे बचपन से ही मुझे थिएटर और सिनेमा तो लगाव था ही, तो कोई ऐसा मंच नहीं मिला मुझे, या ये कहा जाए कि मेरे वैसा कोई गुरु नहीं मिल पाए थे। 94 में मैंने रांची आया और मुझे रहने के लिए जगह नहीं थी यहाँ पे, और हमें उस दिन याद है जब मैं सरजना चौक पॉल जेवर है वहाँ पर रात भर बिताया था, रांची में भुला गया था। और एक वो दिन और एक आज का दिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद